हेलो स्टूडेंट्स, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर सैनसिन। आज का टॉपिक जो है वो है भारतीय संसद से पहले की व्यवस्था। तो भारतीय लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं: संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है। संघीय कार्यपालिका का संघीय विधायिका का कार्य होता है विधियों का निर्माण करना। ठीक है, विधियों का निर्माण करना। ठीक है, किन विधियों पर हमारा जो है हमारी व्यवस्थाएं चलेंगी। ठीक है। और कार्यपालिका का होता है कि उन विधियों के द्वारा शासन करना। एवं न्यायपालिका का कार्य होता है कि अगर जो विधियां बनी हैं उनमें किसी तरह की समस्या आती है तो उनके समाधान के लिए उनके लिए समाधान उपलब्ध कराना एवं न्याय देना। तो ये तीन जो है बिंदु हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखे हुए हैं, जिसमें कि संघीय कार्यपालिका का कार्य होता है संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं: भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, जो कि पहले बता दिया गया है, मैंने वीडियो में बताया। ठीक है। संघीय विधायिका में है लोकसभा, राज्यसभा और भी कई सारे बिंदु हैं इसमें। ठीक है। न्यायपालिका में न्यायिक व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लोकसभा और राज्यसभा के पॉइंट हैं, क्योंकि हमें इनकी विस्तृत चर्चा करनी है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के रूप में देखते हैं। ये इसकी व्यवस्था कब करी गई थी? इसकी व्यवस्था केंद्र में करी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, कि केंद्र में एक व्यवस्थापिका होगी और वो कैसी होगी? द्विसदनात्मक, जिसे कि बाद में चल के कहा गया भारतीय संसद। ठीक है, संसद का नाम दिया गया उसको, ये भारतीय संसद। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जिसको संसद कहा गया। ठीक है। और ये कौन सी दो सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। अब इसमें था कि अब ये आ गए, अब संसद की शुरुआत करते हैं। संसद के तीन अंग थे: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, इसका प्रमुख होता है, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जिसकी कानून निर्माण क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। इसलिए ये राष्ट्रपति भी हमारे संसद के तीन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। ठीक है। अब चलिए लोकसभा की चर्चा करते हैं। तो लोकसभा में संसद का प्रथम एवं निम्न सदन है। ये संसद का प्रथम एवं निम्न सदन है। ठीक है। इसका आशय किस रूप में लिया जाता है? लोकसभा से लिया जाता है, यानी संसद का आशय मोस्टली हम लोग किस रूप में देखते हैं कि भाई लोकसभा से ही। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो सदस्य आते हैं वो डायरेक्टली निर्वाचित होके आते हैं अपने क्षेत्रों से। ठीक है, अपने संसदीय क्षेत्रों से डायरेक्ट निर्वाचित होके आते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की तरह, राज्य सरकार में क्या होता है, उसमें आते हैं लोग राज्यों के द्वारा चुने हुए। ठीक है, या समग्र रूप से चुने जाते हैं, वो उनकी अलग प्रक्रिया बताया जाएगा। तो संसद का से भी लोकसभा से ही लिया जाता है। अब इसके बाद है कि इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन काफ़ी समय पहले ही हो चुका था। ठीक है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में इसका जो है जो भी गठन की प्रक्रिया है समझ दी हुई है। ठीक है। अनुच्छेद 81 क्या है वो भी लंबा विषय है। ठीक है, इतना डीप में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश शंकर, जीवी मावलंकर, यानी गणेश शंकर मावलंकर थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी श्रीमती मीरा कुमार। और इस समय जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री ओम बिरला जी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़। हाँ, तो फिर अब आगे ये है कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी मूल संविधान में थी? मूल संविधान में 500 थी। ठीक है, जो अधिकतम संख्या रखी गई थी वो 500 रखी गई थी, लेकिन समय समय पे आगे उसमें वृद्धि करी गई ज़रूरत के अनुसार। ठीक है। और फिर आया 31वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? वो हुआ था 1974 ईस्वी में। इसके अंतर्गत कितनी बढ़ा दी गई? 525 हो चुकी थी समय समय पे मूल संविधान से हटकर। ठीक है, 525 से बढ़ाकर इसकी कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई। ठीक है, 545 सदस्य संख्या हो गई अब अधिकतम। लेकिन उसके बाद फिर एक और वर्तमान की जो स्थिति है वो कब बदली गई थी? वो हुई थी 1987 में। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि गोवा, दमन और दीव का पुनर्गठन
होना था और हुआ। ठीक है, तो इसका अधिनियम पारित हुआ, उसके तहत जो है संख्या बढ़ाकर अधिकतम कितनी कर दी गई, 552 कर दी गई। अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है संख्या। ठीक है, तो इतनी कंफर्म कर दी गई है, अधिकतम संख्या कितनी, 552 कर दी गई है। अब जिसमें देखिए कि लोकसभा, जिसमें 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं, 20 सदस्य जो होते हैं वो संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 2 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और वो कौन से सदस्य होते हैं, वो आंग्ल भारतीय वर्ग से संबंधित होते हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो 545 है। ठीक है, 530 सदस्य हैं राज्यों से, 13 सदस्य हैं संघीय क्षेत्रों से, 2 जो कि आंग्ल भारतीय वर्ग के जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इनका मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, अब इसमें जो 530 और 530 और जो 13 हैं, ये दोनों राज्यों से एवं संघीय क्षेत्रों से जो निर्वाचित होकर आते हैं, तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या हो जाती है 543, जिसमें कि आरक्षण दिया गया, यानी आरक्षित सीटें कुछ हैं जो कि हैं शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित अनुसूचित जाति से आते हैं। वो अनुसूचित जाति से जो सीटें रिजर्व करी गई हैं, जो आरक्षित करी गई हैं, वो 84 हैं, और अनुसूचित जनजाति से जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से जो आरक्षित करी गई सीटें हैं वो 47 हैं। ठीक है, तो इतनी सीटें रिजर्व ही रहेंगी। ठीक है, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे लोकसभा की। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 530 है राज्यों से, 13 है संघीय क्षेत्रों से, और कुल हो गई 543, 2 सीटों को छोड़ के, जो कि राष्ट्रपति क्या करता है, अपने अनुसार मनोनीत करता है उनका आंग्ल भारतीय समुदाय से। ठीक है, अब आरक्षित सीटों की संख्या किस प्रकार से है। अनुसूचित जाति की यानी शेड्यूल कास्ट की संख्या है 84। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स की है 47, कुल टोटल हो गई 141। ठीक है, इतनी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, यानी टोटल 131 सीटें आरक्षित हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ये आर्टिकल 330 के थ्रू। शुरुआत में ये जो आरक्षण दिया गया था वो 10 वर्ष के लिए दिया गया था, लेकिन पश्चातवर्ती जो भी संविधान संशोधन हुए उनके द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे के लिए बढ़ा दिया गया। अब पश्चातवर्ती क्या होता है, मतलब आगे की। ठीक है, आगे जो भी हुआ। अब उसके बाद जो 95वां संविधान संशोधन 2009 में हुआ था, उसके द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके SC/ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में के तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत, इन तीनों लोगों को मनोनीत करने का जो प्रावधान था वो 2020 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इसको बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर क्वेश्चन करना। ठीक है, कहीं पे भी अगर डाउट हो रहा है या कोई भी लग रहा है कि कंटेंट सही नहीं आ रहा है या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आपको सही से उसका निवारण दिया जा सके और आसान भाषा में उसका निवारण दिया जा सकेगा। ठीक है, तो अब ये हम देखते हैं लोकसभा के अगले टॉपिक को। अगले टॉपिक मतलब उसी में आगे बढ़ाते हैं कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 2019 में हुआ था। उसमें ये बताया गया था कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रतिनिधित्व के उपबंध को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो क्या होगा, अब आगे क्या होगा इस विषय में कहीं पे भी कोई टिप्पणी स्पष्ट नहीं है। ठीक है, जो भी है उसमें ये कहा गया था कि आगे क्या होगा, मतलब उन सदस्यों का होगा क्या। तो जो स्पष्ट किया गया है वो ये है कि कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में इस प्रकार वितरित होगी कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और उस राज्य की उस राज्य की जनसंख्या के मध्य जो अनुपात होगा वो क्या होगा, सभी राज्यों के लिए समान रहे, ऐसा उन्होंने प्रावधान कर दिया है इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। तो अब देखिए, लोकसभा में राज्यों के स्थानों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। ठीक है,
और वो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 60 लाख से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, उन राज्यों के राज्यों की संख्या, उन राज्यों में लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 60 लाख से अधिक होनी चाहिए के आधार पर किया जाएगा। किंतु प्रतिनिधित्व का अनुपात सभी राज्यों में तथा एक राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में यथासाध्य समरूप रखा जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब है कि इनका जो अनुपात रहेगा, ठीक है, वो सभी राज्यों में समानुपात रहेगा। मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि किसी राज्य में कम ज़्यादा कर दिया गया। चलिए तो पढ़ते हैं अब परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या है? परिसीमन आयोग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, परिसीमन है तो परिसीमन आयोग ये है भारतीय सरकार द्वारा परिसीमन अधिनियम के तहत इसको स्थापित आयोग है ये। ठीक है, अब इस संबंध में अधिसूचना राष्ट्रपति, मतलब अगर ये परिसीमन आयोग गठित करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, अधिसूचना जारी करेगा। ठीक है, और ये आयोग कब जो है गठित किए जा चुके हैं, ये 1952, 1963, 1973 और 2002 में कुल मिला के 4 बार ये गठित किए जा चुके हैं। ठीक है, और इसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार से है? इसकी कार्यप्रणाली इस प्रकार से है कि हाल की जनगणना के आधार पर भारत की लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पुनः निर्धारण करना। ठीक है, ये इसका कार्य होगा पहला। दूसरा है सीमाओं के पुनः निर्धारण में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व को अपवर्तित करना। ठीक है, यानी आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं, प्रतिनिधित्व में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, प्रतिनिधित्व की संख्या यानी कि उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, और तीसरा होगा अनुसूचित जाति, यानी एससी और एसटी में इनकी विधानसभा सीटों की संख्या का निर्धारण क्षेत्र की गणना के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये कुल 3 पॉइंट हैं परिसीमन आयोग के। परिसीमन आयोग के कार्यों के 3 पॉइंट हैं ये। काफ़ी पढ़ लिया होगा। चलिए 4 लाइनें जो है कह देते हैं कि लम्हे लम्हे की सियासत पर नज़र रखते हैं, लम्हे लम्हे की सियासत पर नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं, इतने नादां भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, इतने नादां भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल न सही राह गुज़र रखते हैं, मार ही डाले जो बेमौत, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, मार ही डाले जो बेमौत, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। ठीक है, तो जिंदा रहो भाई, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो लगातार। चलिए तो अब पढ़ते हैं कि लोकसभा के जो सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो उसके लिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से इसका जो है क्या होता है, निर्वाचन होता है। ठीक है, परोक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, उसके अलावा वयस्क मताधिकार। अब ये वयस्क मताधिकार क्या है? वयस्क मताधिकार के द्वारा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, लोकसभा में। तो अब ये वयस्क मताधिकार क्या है? वयस्क मताधिकार होने की जो वैधता या शर्त कह सकते हैं वो है कि कोई भी व्यक्ति जो अभी, पहले इसकी उम्र 21 वर्ष करी गई थी, जो मतलब जो कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष पार कर चुका हो वो वैध माना जाएगा। ठीक है, अपने लोकसभा सदस्यता के लिए। ठीक है, जो कि 61वें संविधान संशोधन 1989 में ऐसा हो गया था। लेकिन पहले क्या था, पहले 21 वर्ष की गई थी इसकी उम्र, वयस्क होने की पहले उम्र की गई थी 21 वर्ष, लेकिन बाद में जो है 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, भारत का नागरिक हो। भाई भारत का नागरिक होगा तभी ये वैध सदस्य माना जाएगा लोकसभा में। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चित्त विकृत
मतलब मन से विकृत ना हो किसी भी तरह से, ठीक है, कि वो किसी भी रूप से अक्षम हो जाए, ठीक है, या अक्षम हो कार्य करने में लोकसभा में, तो ऐसा ना हो। चित्त विकृत, अनिवास, किसी अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन मत देने से अयोग्य न हो, ठीक है। तो ये शर्तें जो है रखी गई हैं वयस्क मताधिकार के लिए और लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए। तो निर्वाचन के बाद अब देखते हैं कि सदस्यों की इनकी अर्हताएं यानी एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्या योग्यता रखते हैं तो ये जो है लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। और इन एबिलिटीज़ के बारे में बात करी गई है आर्टिकल 84 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 84 में लोकसभा सदस्यों की अर्हताओं के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो शर्त इसकी पहली ये है अर्हता की, भारत का नागरिक है, यानी कि लोकसभा सदस्य जो मतलब उसके लिए निर्वाचन के लिए अपना शुरुआत करेगा निर्वाचन से, तो वो उसके लिए एक शर्त क्या होगी कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लिया गया, ठीक है, किसी निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लिया हो उसने, ठीक है, उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित की गई हैं, ठीक है। और ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत आया है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत आया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए चलते हैं, कौन सा हम लोगों का रह गया है, डिसेबिलिटीज़ की, मतलब इसके जो अर्हताएं हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में इसको बोलते हैं निर्योग्यता या निरहताएं, ठीक है। तो उसकी तरफ बढ़ते